हेलो एवरीवन, वेलकम टू द शिक्षा एजुकेशन। तो आज जो है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं इस पूरी एक वीडियो के अंदर पूरी की पूरी अपनी हिस्ट्री। ऑल चैप्टर जो है वो बस एक ही चैप्टर एक ही वीडियो मतलब कि जो है वो पूरे कवर होने वाले हैं। और इसके बाद जो है नेक्स्ट डे जो है वो आप लोग की जो है सिविक्स और जो है इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी वो बाकी की सारी आ जाएगी। और एग्जाम से पहले 100% की आप लोग की एसएसटी जो है पूरी कवर हो जाएगी। एकदम डीप नॉलेज पढ़ाई जाएगी, ऐसा नहीं है कि बस हल्का हल्का बता दिया जाए। एकदम जो है एनसीईआरटी जो है वो पूरी की पूरी आप लोग की जो है वो कवर कराई जाएगी। तो इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो है अपने दोस्तों के साथ जो है इसको शेयर करें। तो सबसे पहले जो हम लोग को पढ़ना है वो हम लोग को पढ़ना है चैप्टर कौन सा, पहला चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो ये नेशनलिज्म का वर्ड आप लोग को समझना होगा, ये क्या होता है। ये आप लोग का होता है पैट्रियोटिक फीलिंग। कौन सी फीलिंग, जब मतलब कि इसमें जो है ये देश के प्रति जो है वो आपके प्यार को जो है वो बताती है। तो इस चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं कि यूरोप में जो है कैसे जो है एक प्यार बढ़ा और जो है एक यूनिटी जो है वो इस्टेब्लिश्ड हुई। तो सबसे पहले आते हैं इसके अंदर एक टर्म आता है कौन सा, फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो ये जो है 1789 में जो है आप में फ्रांस में जो है ये हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन। किस लिए लोगों ने ये हुआ क्यों था, मतलब किस लिए ये कराया गया था फ्रेंच रेवोल्यूशन को। ये इसलिए कराया गया था कि फ्रेंच में जो है फ्रांस में जो है वो डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करवाना था। वहाँ पे क्या चल रहा था, वहाँ पे जो है मोनार्की का रूल चल रहा था, मोनार्की वाला। तो वहाँ पे जो है डेमोक्रेसी लानी थी, तो इसलिए जो है वहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो किया गया। कब किया गया, 1789 में। अब डेमोक्रेसी मतलब आप लोग समझते होंगे आई होप कि इलेक्ट करना होता अपना लीडर जो है वो आप लोग खुद से चुन सकते हैं। जैसे हम लोग इंडिया में है डेमोक्रेसी है, जाहिर सी बात है, तो इसी को हम लोग जो है डेमोक्रेसी कहते हैं, ठीक है। तो अब इस वजह से जो है बहुत उस टाइम पे जब ये चीज़ हो रही थी डेमोक्रेसी लाने के लिए, तो वहाँ पे जो है बहुत सारे प्रोटेस्ट जो है वो किए जा रहे थे। बहुत सारे प्रोटेस्ट जो है फ्रांस में जो है वो किए जा रहे थे, रिवोल्यूशन हो रहा था वहाँ पे। तो वहाँ पे जो है डेमोक्रेसी जो है आखिरकार जो है वो इस्टेब्लिश्ड हो गई, ठीक है। तो अब डेमोक्रेसी जब आ गई वहाँ पे, तो उसके बाद वहाँ पे कौन कौन से स्टेप जो हुए वो लाइन वाइज जो है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अब सबसे पहले नेशनल असेंबली जो फॉर्मेशन हुआ, क्या हुआ, नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन हुआ। फ्रेंच को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज जो है, फ्रेंच लैंग्वेज जो है फ्रांस में फ्रेंच लैंग्वेज को जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया। साथ में यूनिफॉर्म लॉज जो है वो आप लोग का बनाया गया। जो कस्टम ड्यूटीज़ जो आप लोग की होती है, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ मतलब आप समझ सकते हैं जो आप लोग का टैक्स होता है, तो उन्हें जो है वो अबॉलिश कर दिया गया। अब उसके बाद जो है धीरे धीरे जो है आइडिया स्प्रेड हुआ कि ये आइडिया स्प्रेड करना है कौन सा, आप लोग का जो है नेशनलिज्म को, आइडिया को जो है स्प्रेड करना है आप लोग के। तो अब वो कैसे होगा, तो वहाँ पे जो स्कूल में लोग पढ़ रहे हैं और जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जो फ्रांस में है या जो है उसके अदर बदर यूरोप में जो बाकी जो कंट्री हैं, वहाँ पर भी जो लोग स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो वो लोग ने क्या किया, एक जैकोबियन क्लब को जो है वो बनाया। अब वहाँ पर जैकोबियन क्लब को वो लोग क्या करते थे, वो लोग आइडिया जो है वो स्प्रेड करते थे। कौन सा आइडिया, आप लोग का जो है इस्टेब्लिश्ड वाला, मतलब कि नेशनलिज्म वाला जो इस आइडिया है उसको जो है वो लोग स्प्रेड करते थे। तो अब जो है फ्रेंच आर्मी ने क्या की, फ्रेंच ने जो है अपनी आर्मी को, फ्रांस ने अपनी आर्मी को जो है वो भेजा कि भाई तुम जाओ और वहाँ पे जो भी अदर कंट्री हैं, वहाँ पे जो लोग भी स्टूडेंट है जैकोबियन क्लब बनाए, उनकी जाकर मदद करो कि वो लोग जो है नेशनलिज्म आइडिया को जो है वो स्प्रेड कर रहे हैं, तो उनकी जाकर उन लोग हेल्प करो। अब फ्रांच आर्मी जो है वो अलग ही कारनामा करके आ गई। अभी आगे आप लोग को बताता हूँ उसके बारे में कि वो गई थी हेल्प करी कि उसने जो है जैकोबियन क्लब में जो है हेल्प किया कि फ्रेंच रिवोल्यूशन को जो है स्प्रेड जो हो रहा था नेशनलिज्म को, उसको स्प्रेड कराया। लेकिन उसके अलावा भी उसने जो है एक आध काम और कर दिया, जो आपको अभी आगे बताता हूँ। तो अब जो है 1804 में हम लोग आ जाते हैं। अब किस में हम लोग आ गए, अब हम लोग आ जाते हैं 1799 टू 1815 में। जो ये दौर था, ये कौन सा दौर था, ये आप लोग का नेपोलियन का दौर था। मतलब कि इसमें जो है नेपोलियन जो है वो रूल कर रहा था फ्रांस में आपका, ठीक है। तो अब नेपोलियन जो है फिर से डेमोक्रेसी को हटाकर मोनार्की ला दिया, ठीक है, फ्रेंच में। अब नेपोलियन का एक पॉजिटिव इमेज ये हुआ कि उसने जो है नेपोलियन कोड मतलब क्या होता है, नेपोलियन कोड को उसने इस्टेब्लिश किया। लेकिन नेपोलियन कोड होता क्या है, तो जिसको हम लोग जो है सिविल कोड भी कहते हैं। सिविल कोड जो है नेपोलियन कोड में सभी को इक्वालिटी मिलती है। इसमें क्या होता है सिविल कोड में कि जो है यहाँ पे जो है इक्वालिटी दी जाती है बिफोर द लॉ, ठीक है। साथ में किसी को जो है मिलता है राइट टू प्रॉपर्टी। और उसने जो है टेटा फ्यूडल सिस्टम जो हटा दिया। टेटा फ्यूडल सिस्टम, आप लोग फ्यूडल सिस्टम समझ रहे हैं, ये आप लोग ऐसे समझ सकते हैं फ्यूडल सिस्टम को कि जो मतलब आप लोग कोई अमीर हो या गरीब हो, जो भी वहाँ पे जो है काम कर रहा है, तो उसको जो है कुछ अमाउंट जो है वो देना पड़ता है एज अ टैक्स। तो वो फ्यूडल सिस्टम जो है वो नेपोलियन ने जो है वहाँ पे जो हटा दिया, ठीक है। अब नेपोलियन के आने के बाद जो है
ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन बहुत बढ़ा। साथ में फ्रेंच आर्मी में वो बाहर जो फ्रेंच आर्मी जो गई हुई थी वो जो है वो कुछ अलग ही कर दी। क्या अलग कर दी? मतलब कि उन्होंने आइडिया तो स्प्रेड किया ही किया, पर साथ साथ में कुछ कुछ कंट्री पे कंसर्न कर लिया। मतलब कि जो जो सी कंट्री में गई थी वहाँ पे जो है वो रूल करने लगी, वहाँ के लोग को जो है वो अपने अंडर में ले ली। समझ रहे हैं? वहाँ पे जो है रूल करने लगी। ठीक है, तो अब वहाँ पे जो रूल कर रही थी तो वहाँ के लोग को, वहाँ के जो जवान लोग थे उन लोग को भी फोर्स कर रही थी फ्रेंच आर्मी। किस लिए? कि भाई तुम जो हो वो मेरी आर्मी को जो है वो ज्वाइन करो। ठीक है, ये हो गई बात। अब हम लोग आते हैं, ये आप लोग का सिविल कोड हो गया 1844 में, आप लोग का ये नेपोलियन कोड था। ठीक है, इसमें क्या था? इक्वालिटी बिफोर द लॉ वाज एस्टेब्लिश्ड और सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी। तो इसमें यही सब था कि इसमें जो है अबॉलिश कर दिया गया कि आप लोग का कोई भी टैक्स जो है अमाउंट जो है वो आप लोग को अब नहीं देना है। तो अब हम लोग आते हैं किसमें? द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में। तो इसमें क्या होता है? इसमें यूरोप जो है वो आप लोग का यूरोप जो है वो आप लोग का एक हर्बर्ग एम्पायर था। उसमें बहुत सारे जो है वो कल्चर थे जिसको एक साथ करना पॉसिबल नहीं था। यानी कि बहुत सारे कल्चर थे यूरोप में, अलग अलग कंट्री, अलग अलग कल्चर, तो उसको एक साथ करना तो समझो जो है एक इम्पॉसिबल टास्क था। ठीक है, तो उस टाइम जो है यूरोप सोसाइटी दो तरह में जो है बटी हुई थी। यूरोप सोसाइटी जो है उसमें किस टाइप में बटी थी? दो टाइप में बची हुई थी। एक आप लोग की होती है एरिस्टोक्रेसी एंड एक आप लोग की होती है पीजेंट, और उसके बाद जो है वो आप लोग का मिडिल क्लास आता है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो पहले हम लोग समझते हैं कौन सा? एरिस्टोक्रेसी और आप लोग का पीजेंटली। तो एरिस्टोक्रेसी में क्या होता है? इसमें जो है लेस पॉपुलेशन यानी कि कम लोग रहते हैं, लेकिन आप लोग का वहीं जो पीजेंट्री की बात करते हैं तो वहाँ पे हाई पॉपुलेशन है, ज़्यादा लोग हैं। अब आप लोग की एरिस्टोक्रेसी में क्या होता है? इसमें हाई क्लास वाले लोग रहते हैं और डोमिनेटिंग लोग रहते हैं। डोमिनेटिंग लोग मतलब जो राज करने वाले लोग हैं, और वहीं आप लोग को जो पीजेंट्री रहते हैं उसमें लो क्लास के लोग रहते हैं। और जो है एरिस्टोक्रेसी जो आप लोग की डोमिनेटिंग जो राज करती है वो किस पे राज करती है? तो आप लोग के पीजेंट्री पर ही राज करती है। यानी कि पीजेंट्री आपके कौन से हो गए? डोमिनेट, इन्हीं पर डोमिनेट हो रहा था। ठीक है, तो अब आप लोग के जो ये है एरिस्टोक्रेसी है, ये आप लोग के लैंड ओनर भी होते हैं, इन लोग के पास ज़मीन वगैरह भी होती है। और वहीं जो पीजेंट्री होते हैं वो जो है लैंड लेस भी होते हैं, उन लोग के पास कोई ज़मीन नहीं होती है। वो लोग दूसरे को ज़मीनों पर काम करते हैं और दूसरों के घर पर जो है एज अ रेंट लेकर वो रहते हैं। ठीक है, तब उसके बाद जब 19वीं सेंचुरी होती है तो 19वीं सेंचुरी के बाद जो है वहाँ एक और क्लास फॉर्म होता है, और उसी क्लास को जो हम लोग जो है न्यू मिडिल क्लास जो है वो कहते हैं। तो इसमें क्या होता है? तो इसमें जो है पढ़े पढ़े लोग होते हैं, मतलब न्यू मिडिल क्लास में जो है वो एजुकेटेड लोग रहते हैं, जैसे कि डॉक्टर आप लोग के हो गए, टीचर हो गए। तो ये सब लोग जो हैं ये आप लोग के न्यू मिडिल क्लास में जो है वो पार्ट होते हैं इन्हीं सब के। ठीक है, तो अब वो लोग सब पढ़े लिखे हैं, जाहिर सी बात पढ़े हैं, कोई डॉक्टर है, सब मतलब नॉलेजेबल लोग हैं। तो वो लोग जान रहे हैं कि भाई आज़ादी क्या होता है, नेशनलिज्म क्या होता है, इक्वालिटी क्या होता है, क्योंकि पढ़े लिखे हैं। तब वो लोग जो हैं वो स्प्रेड करना चाहते हैं। वो लोग भी क्या करते हैं? वो स्प्रेड करते हैं नेशनलिज्म के आइडिया को। अब ये नेशनलिज्म के आइडिया को स्प्रेड करते हैं लिबरल नेशनलिज्म, क्योंकि पढ़े लिखे हैं। तो अब इसमें क्या होता है? लिबरल नेशनलिज्म जो ये आप लोग का है, तो इसमें आप लोग का कौन कौन सा पार्ट होता है? तो सबसे पहले जो है इसमें इंडिविजुअल फ्रीडम होता है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ होता है, गवर्नमेंट ऑफ कंसेंट होता है, और आप लोग का जो है फ्रीडम जो है फ्रीडम मार्केट होता है। अब हम लोग आते हैं कि व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। तो इसमें वही चीज़ होता है कि सबसे पहले आप लोग का एक ये सब जो आप लोग के प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि जो आप लोग के न्यू मिडिल क्लास वाले लोग जो लोग हैं वो लोग क्या चाह रहे हैं? वो लोग ये चाह रहे हैं कि भाई जैसे जैसे जो है हम लोग जो है कुछ हेल्प कर पाएँ, हम लोग जितना कुछ हो सके अपने में एफर्ट दे सके कि हम लोग जो है अपना नेशनलिज्म के आइडिया को, लिबर्टी वाला जो हम लोग का आइडिया है उसको जो है हम लोग स्प्रेड कर दें अच्छे से, और यहाँ पे जो है वो हम लोग की जीत हो जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो आप लोग का एक होता है क्या है? ज़ोल्वेरिन। तो ये ज़ोल्वेरिन सोसाइटी एक होती है, ये फॉर्म की जाती है। अब ये ज़ोल्वेरिन सोसाइटी जो है ये किस लिए फॉर्म की जाती है, मतलब इसका मोटिव क्या होता है? तो इसका सबसे मेन मोटिव यही होता है कि उन लोग को जो है टैरिफ बैरियर जो है वो हटाना होता है। टैरिफ बैरियर मतलब वही कस्टम क्वालिटी आप लोग कह दें, कस्टम ड्यूटी जो है उसी को आप लोग कह सकते हैं। टैरिफ बैरियर को जो है वो हटाना है, एबलिश कराना दिया। ठीक है, तो इसमें जो है 30 से ज़्यादा करेंसी होती है आप लोग की। ठीक है, तो 30 से ज़्यादा करेंसी में से वो लोग एबलिस्ट करा देते हैं। कितनी करेंसी एबॉलिस्ट करा दिए हैं? अब उसमें लोग कम से कम 28 करेंसी। अब वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 करेंसी ही बची, और वही 2 करेंसी जो है वहाँ के मार्केट में जो है वो चल रही हैं। ठीक है,
तो नेपोलियन के राज में जो है क्या था, नेपोलियन का राज जो था लोग में जो है प्रॉपर्टी था, तो बेस वोट कर दिया गया था। मतलब कि वहाँ के जो लोग थे वो बस तभी वोट दे सकते हैं, वही लोग वोट दे सकते हैं जिनके पास जो है प्रॉपर्टी है, और जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है वो लोग वोट नहीं दे सकते हैं। ऐसा आप लोग का नेपोलियन का जो है वो राज था। तो जो अब ये सब ऐसे ही वहाँ पे चल रहा था, तो जो वहाँ के अदर की कंट्री थी जैसे ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और रशिया, तो ये लोग जो है मिलकर नेपोलियन पर जो है जो अटैक कर दिए और नेपोलियन को जो है वो डिफीट कर दिया। ठीक है, खत्म हो गया, खत्म, टाटा बाय बाय, नेपोलियन का काम खत्म। अब उसके बाद जो है अब ये लोग ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, रशिया जीत गए, तो ये लोग ने क्या किया, या ये लोग ने जो है नेपोलियन के जो वहाँ पे लॉ थे, नेपोलियन कोड जो था उसको जो है हटा दिया। ठीक है, ट्रीटी ऑफ वेनी आई वहाँ पे, क्या आ गई वहाँ पे, ट्रीटी ऑफ वेनी जो है वो वहाँ पे लाई गई। अब ट्रीटी ऑफ वेनी में क्या होता है, ये 1815 में आई थी, और इसका मकसद था ये कि हम लोग जो है फ्रांस के बॉर्डर को जो है वो एक्सटेंड कर सकें, यानी कि वहाँ के जो आप लोग का जो कह सकते हैं आप लोग कि वहाँ की जो बाउंड्रीज़ है उसको एक्सपेंड करके आप लोग जो है फ्रांस को जो है और ज़्यादा जो है बढ़ा सकें। तो साथ में ही जो है हम लोग जो है वहाँ डायनेस्टी को जो है रिस्टोर करेंगे और मोनार्की फिर से कंटिन्यू रहेगा। मतलब कि जो जीत गई है आप लोग की ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, तो ये लोग क्या चाह रही थी कि ये लोग जो है उसकी बाउंड्रीज को बढ़ा के एक्सपेंड कर दे और वहाँ पे फिर से मोनार्की रूल ही रहेगा। ठीक है, तो अब ये जो है अब ये सब देखकर जो वहाँ के रिवोल्यूशनरी लोग थे, मतलब जो क्रांतिकारी लोग थे वहाँ के आप लोग के फ्रेंच के, दो नेपोलियन जो जब चला गया तो वो लोग क्या देखें कि ये लोग तो फिर से जो हम लोग का डेमोक्रेसी आ गया था, ये लोग डेमोक्रेसी को हटा के फिर से मोनार्की ला दिए हैं और ये लोग चाह रहे हैं कि हम लोग फिर से जो है इन्हीं के गुलाम बने रहे। तो अब ये लोग भाई क्रांतिकारी थे, वो लोग जो है और ज़्यादा गुस्सा हो गए। अब गुस्से में उन्होंने क्या किया, उनको बुरा लगा तो उन लोगों ने ठाना कि अब वो लोग मिलकर जो है स्प्रेड करेंगे आइडिया ऑफ नेशनलिज्म को, और जो रिवोल्यूशनरी हैं वो अब लोग जो है वो ट्रीटी ऑफ वेनिया जो साइन हुआ था 1815 में उसको जो है अपोज करेंगे। मतलब कि वो जो है ट्रीटी ऑफ वेनिया को जो है वो नहीं मानेंगे कि जो है हम तुम्हारे ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन या रशिया के जो एक पार्ट हैं, हम अपना जो है डेमोक्रेसी जो है वो करना चाहते हैं। तो वो लोग कह रहे थे कि हम अब अपोज करेंगे ट्रीटी ऑफ वेनिया को। ठीक है, और राइट ऑफ फ्रीडम के लिए जो है लड़ेंगे। अब जो है उन सब में जो है कुछ जो है बहुत ज़्यादा फेमस लोग थे, जो कि एक आप लोग के जो फेमस आप लोग कह सकते हैं वो आप लोग के हैं गैसिपी मैजिनी। ये आप लोग के बॉर्न हुए थे 1807 में, कहाँ पे हुए थे, जेनुआ में। ठीक है, तो अब ये गैसिपी जो मैजिनी थे जो एक इटालियन थे और उनसे जो है सोसाइटी फॉर्म की थी। उन्होंने क्या किया था, एक सोसाइटी फॉर्म की थी और जिस सोसाइटी का उन्होंने नाम रखा था यंग इटली और यंग यूरोप, यंग इटली और यंग यूरोप। अब ये इनका मोटिव क्या था, तो इनका सबसे मेन मोटिव जो था, उनका मोटिव था यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ इटली उनका मोटिव था। अब उसके बाद जो दौर आता है वो दौर आता है एज ऑफ रिवोल्यूशन का, ये 1832 1848 तक के जो चलता है। इस बीच जो है ग्रीक वॉर जो है इंडिपेंडेंस जो है लड़ी गई थी 1831 में जो है। इसके बाद जो है ग्रीक इंडिपेंडेंस जो है नेशन हो गया था। वॉर लड़ी गई 1830 में, 1831 में जीत के इसको जो है इंडिपेंडेंस नेशन जो है वो घोषित कर दिया गया। अब ये कैसे डिक्लेयर हुआ था कि ये आप लोग का जो है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल जो कि 1832 में हुई थी, तो और रूल उसके अकॉर्डिंग जो है ग्रीक अब जो है इंडिपेंडेंस नेशन जो है वो हो चुका था। इन्हीं सब के बीच जो है एक और नई चीज़ आई जो कि आप लोग की रोमांटिसाइज्म जो आप लोग कह सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग रोमांटिसाइज्म में क्या होता था, इसके अकॉर्डिंग जो है आर्ट, कल्चर और म्यूज़िक को यूज़ करके नेशनलिज्म का आइडिया जो है वो स्प्रेड करते हैं और इसी को आप लोग जो है रोमांटिसाइज्म जो है वो कहते हैं। जैसे रशिया में पॉलिश लैंग्वेज जो है एज अ वे रोमांटिसाइज्म यूज़ किया जाने लगा था। कौन सा लैंग्वेज, रशिया में पॉलिश लैंग्वेज। ठीक है, तो अब आता है ईयर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक लीडरशिप, ईयर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक लीडरशिप, ये हार्डशिप, ईयर ऑफ अब आता है आप लोग का ईयर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप 1830 में। इसमें पॉपुलेशन जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, साथ में लोग जो है रूरल एरिया से जो है अर्बन एरिया में जो है माइग्रेट कर रहे थे। इसी वजह से जो है अनएम्प्लॉयमेंट जो है बढ़ रही थी और पॉवर्टी भी जो है अब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही थी तो जाहिर सी बात है पॉवर्टी भी बढ़ेगी। और उसी टाइम जो है साथ में ही फूड क्रॉप जो है वो फेल हो गया था, यानी कि जो वहाँ पे जो फसल वगैरह थी वो सब फेल हो गई थी और इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है बढ़ने के कारण जो है पॉवर्टी भी जो है बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो है वो बढ़ रही
रही थी। तो वहाँ पे जो स्मॉल स्केल के लोग थे, यानी कि जो पॉवर्टी के पास जो थे, जो कम कमाते थे, वो लोग जो है अब कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। उनका अर्निंग का सोर्स ही जो है, अर्निंग का कुछ भी सोर्स नहीं बचा था। और इसी ईयर में जो है 1830 के इकोनॉमिक हार्डशिप के नाम से जो है वो जाना जाता है, जिसको ये सब जो है, जिसके रीज़न जो है आप लोग को ये सब थे कि माइग्रेट वगैरह जो हो गए थे, इसी को जो है इकोनॉमिक हार्डशिप जो है वो कहते हैं। अब जो है, अब आप लोग का आता है रिपब्लिक गवर्नमेंट, यानी कि रिपब्लिक गवर्नमेंट यूरोप का एक गवर्नमेंट है, ठीक है। तो अब यूरोप में जो गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट को जो है रिपब्लिक गवर्नमेंट बनाने के लिए जो है वहाँ पर क्या हुआ कि अब वहाँ पे जैसे कि मान लीजिए जो 21 साल के थे और 21 साल के जो ज़्यादा लोग थे, तो वहाँ पे पहले ये रूल नहीं था कि 21 साल के लोग भी जो हैं वो वोटिंग दे सकें। तो लेकिन अब वहाँ पर जो है आप लोग को यूरोप में जो है रिपब्लिक गवर्नमेंट बनानी थी, तो यूरोपियन ने क्या किया कि 21+ लोग भी जो हैं वो भी वोट दे सकते हैं, और जो 21 साल का है वो भी वोट दे सकता है। तो इससे क्या हुआ कि 21 साल के ज़्यादातर जवान लोगों ने वोट दिया, और वहाँ पे जो है रिपब्लिक गवर्नमेंट जो है बन गई यूरोपियन की, ठीक है। अब साथ में ही जो है बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक हार्डशिप, कि इतनी ज़्यादा इकोनॉमिक हुआ वहाँ पे, कितनी ज़्यादा पॉवर्टी लेवल नीचे गया, जो पैसों की कमी हुई वहाँ पे, पॉवर्टी इंक्रीज़ हुई, पैसा कम हुआ, तो उन सब को हटाने के लिए नेशनल वर्कशॉप जो है वो लगाया जाने लगा वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के लिए। किस लिए? एम्प्लॉयमेंट के लिए। जैसे होता है ना कि जो वर्कशॉप होता है तो उसमें आप लोग देखे होंगे कि जॉब वगैरह दी जाती है। यहाँ पर भी आप लोग इंडिया में अगर न्यूज़ वगैरह देखते हैं तो यहाँ पर भी होता रहता है। तो उसमें जो है वो न्यूज़ वगैरह, वो मतलब जो है थोड़ी बहुत जॉब वगैरह जो है वैकेंसी होती है जॉब की, वो दे दी जाती है। तो वही सब जो है वहाँ पे कराने लगा कि वहाँ का जो पॉवर्टी लेवल है वो थोड़ा अच्छा हो सके और इकोनॉमिक जो है वो ग्रोथ जो है की जा सके। अब जो है आप लोग का आता है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यानी कि द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। तो इसमें जर्मनी और इटली के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग का जो यूरोपियन गवर्नमेंट है बहुत ट्राई किया, जर्मनी की हम पहले पढ़ रहे हैं, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यूरोपियन गवर्नमेंट ने जो है बहुत ज़्यादा ट्राई किया था कि वो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कर पाए, मतलब कि जर्मनी को जो है यूनिफाई कर पाए, जर्मनी को जीत पाए, ठीक है। अब उसके बाद जो है तो उस टाइम जो है वहाँ के किंग जो थे विलियम IV का जो राज होता था, तो उनके बाद जो है रशिया के एक लीडर थे ऑटो वैन, उस क्या नाम है, ऑटो वैन बिस्मार्क। तो ऑटो वैन बिस्मार्क जो थे वो अपने रूल के चलते, यानी कि उनका रूल कुछ था या उनकी कुछ ट्रिक आप लोग कह लीजिए, कि उन्होंने जो है 1864 से लेके 1870 तक जो है वहाँ पे राज किया, वहाँ पे मतलब वो जो है वो जीत गए। तो उनके चलते उनके सामने जो है 3 वार हुआ, 3 वार जो है 3 बार जो है वो लड़े गए, 3 वार लड़े गए, और वो 3 वार ऑटोमैन बिस्मार्क के सामने जो है लड़ाई हुई। तो द न्यू जर्मन एम्पायर जो है उस लड़ाई के बाद जो है वो इस्टेब्लिश्ड किया गया, जिसमें जो है लीगल और जुडिशियल सिस्टम को फॉलो किया जाने लगा। पहले जो है लीगल और जुडिशियल सिस्टम वो वहाँ पे नहीं था, लेकिन जो है ऑटोमैन बिस्मार्क ने जो है क्या किया कि जुडिशियल सिस्टम को, और जो आप लोग का कौन सा है, जुडिशियल सिस्टम को इस्टेब्लिश कर दिया और फॉलो करने लिया। अब आप लोग का आता है यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो यूनिफिकेशन ऑफ इटली में क्या होता है कि इसमें जो है 3 बड़े रिवोल्यूशनरी जो उनके जो सबसे बड़े हाथ थे, मतलब कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली में क्या होता है कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली में 3 लोग का सबसे ज़्यादा हाथ था। तो अब हम लोग आते हैं कहाँ पे, यूनिफिकेशन ऑफ इटली में। तो यूनिफिकेशन ऑफ इटली में जो है 3 लोग का सबसे ज़्यादा, 3 बड़े रिवोल्यूशनरी लोग थे, क्रांतिकारी लोग थे, उनका हाथ था। तो उनमें जो है सबसे बड़ा हाथ जो था, सबसे पहला नाम जो है वो आप लोग का आ जाता है गिसिपी मैगजीनी का। किसका आ जाता है आप लोग का? गिसिपी मैगजीनी का, ठीक है। तो गिसिपी मैगजीनी वो हेड थे रिपब्लिक पार्टी के, साथ में ही वो यंग इटली फाउंडर थे, और वो जो थे वो एजुकेशन के थ्रू जो है इटली को यूनिफाई करना चाहते थे। और दूसरे जो आप लोग के थे वो आप लोग गिसिपी गारबियल्डी, इनको जो है हीरो ऑफ रेड शर्ट कहा जाता था। अगर एग्जाम में आप लोग से पूछ लिया जाए कि हु इज़ द हीरो ऑफ रेड शर्ट, तो आप लोग कह सकते हैं गिसिपी गारबियल, ठीक है। तो उनको कहा जाता था, और इनके पास जो है इटली के जितने भी पीजेंट थे उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। अब उनके पास इतना सपोर्ट किस लिए था? उनके पास इतना सपोर्ट इसलिए था कि स्पेन में जो है एक लड़ाई हुई थी उस टाइम पे, स्पेनिश रूल के साथ जो है वॉर किया गया था। तो स्पेनिश रूलर में जो वॉर हुआ था कंट्री को बचाने के लिए, तो इन्होंने जो है उस वॉर में एक बहुत ही ज़्यादा अहम भूमिका निभाई थी, और उस वॉर को जो है एक तरह से आप लोग समझ सकते हैं कि इन्हीं की वजह से जो है वो जीता गया था, ठीक है। अब तीसरे जो आप लोग कहते हैं वो आप लोग कहते हैं कीवर, इनको जो है रियल मेकर ऑफ इटली भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो है वो किया था एजुकेशन के थ्रू करना चाहते थे, मतलब कि इन्होंने जो ये वॉर जो है वो ना ये एजुकेशन के थ्रू करना
करना चाहते थे और ना ही जो है ये वॉर करना चाहते थे। इनका थोड़ा सा एक डिप्लोमेटिक टाइप का जो है वो सोच था। जो इटली यूनिफाई हो गया तब विक्ट्री इमैनुअल टू, जो कि आपके बहुत अच्छे राजा थे, मतलब कि वो आप लोग काइंडली टाइप के थे, और उन्हीं को जो है बाद में जो है एक नाम दिया गया जिस नाम को आप लोग आज भी जानते होंगे, फादर ऑफ द फादरलैंड, इनको जो है बनाया गया था। ठीक है, अब यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन में हम लोग आते हैं। तब यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन जो है ये आप लोग का जो है ये 3 टाइप में जो है ये डिवाइड किया गया। कौन कौन सी, मतलब कि वहाँ पे जो है 3 चीज़ों में बांटा गया था। एक आप लोग का था स्कॉटिश, एक आप लोग का था ईरिश और एक आप लोग का था इंग्लिश। ठीक है, तो अब जो है इसमें ब्रिटेन बहुत ज़्यादा जो है हाई पावर का था। आप लोग जान सकते हैं कुछ टाइम जो है सबसे ज़्यादा कोई पावर थी अच्छी तो वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन थी, ना वो कहीं हारता था ना कुछ होता था। ब्रिटेन के पास जो है उस टाइम बहुत ही ज़्यादा पावर था। ठीक है, तो सारे वॉर जो है वो जीत जाता था, मतलब उसके पावर जो है बहुत ही ज़्यादा थी, समझ सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो अब वहाँ पर जो स्कॉटिश, इंग्लिश, ईरिश को जो है आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा हार्ड हो रहा था, लेकिन ईजिली फिर भी लोगों ने कर ही दिया, जिसमें जो है सबसे पहले इंग्लैंड यानी कि इंग्लिश और जो आप लोग का स्कॉटिश है यानी कि स्कॉटलैंड को यूनिफाई किया गया, और वो दोनों मिलकर आप लोग का क्या बना, यूनाइटेड किंगडम जो है बाद में जाकर बन गया। अब उसके बाद जो है यूनाइटेड किंगडम बनने के बाद आप लोग का जो आयरलैंड है, आयरलैंड भी उसमें शामिल हो गया, और पूरा मिलकर जो है क्या हुआ कि बाद में जो है जाकर आयरलैंड भी उसमें जो है ऐड हुआ, और जो है वो मिलकर जो है आप लोग का ब्रिटेन बना। पहले आप लोग का क्या क्या बना, आप लोग का पहले जो है वो स्कॉटिश और इंग्लिश मिला, और उसके बाद जो है आप लोग का जो है आयरलैंड जो है ईरिश यानी कि वो मिला। उसके बाद ये तीनों मिलने के बाद एक ब्रिटेन फॉर्म हुआ, और ब्रिटेन में जो है इंग्लिश को जो है नेशनल लैंग्वेज बनाई गई, और इसी तरह यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन आप लोग का जो है वो हो गया। ठीक है, आई होप कि आप लोग को अच्छे से क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं विजुअलाइजेशन में। तो अब हम लोग पढ़ते हैं विजुअलाइजिंग आप लोग का नेशन जो है, विजुअलाइजिंग नेशन जो है। तो यहाँ पर जो है एक टर्म यूज़ किया गया था एलिगोरी। एलिगोरी मतलब क्या होता है, तो आइए इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि जैसे आप लोग का रोमांटिसिज्म में जो है बताया था कि वो एक मोमेंट पर काम चल रहा था, जिसमें आप लोग कुछ गा के यानी कुछ स्टोरी लिख के या किसी पिक्चर के थ्रू या किसी के थ्रू भी किसी एक हिडन मैसेज को जो है वो आप लोग स्प्रेड करते हैं, एक आइडिया को जो है, एक थॉट को जो है वो आप लोग स्प्रेड करते हैं पिक्चर के थ्रू या म्यूज़िक के थ्रू, तो उसी को आप लोग जो है वो एलिगोरी कहते हैं। ठीक है, तो अब एलिगोरी कौन कौन से जो है वो यूज़ किए गए थे, तो ये लोग आप लोग याद करिएगा, हो सकता है एग्जाम में एलिगोरी पूछ लिया जाए कि कौन कौन से एलिगोरी का जो है वो यूज़ हुआ था विजुअलाइजिंग द नेशन में। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग का जो एलिगोरी था वो कौन सा था, वो आप लोग की एक लेडी थी, कौन सी, जर्मेनिया उसका नाम था, और वो जर्मेनिया को यूज़ किया गया था किस लिए, क्योंकि जर्मेनिया जैसा कि आप लोग नाम समझ सकते होंगे कि जर्मन है, तो जर्मेनिया नाम आप लोग अगर बोलेंगे तो ये एक आप लोग का जो है नेशनलिज्म को अपोज कर देता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि इंडिया में अगर बोला जाए तो भारत हो गया, भारत माता हो गई, तो वैसा ही जो है जर्मन में जो है जर्मेनिया लेडी नाम था, तो उसको जो है उसका नाम जो है लिया जाता था, जो आप लोग को बताता था कि ये जो है नेशनलिज्म का एक प्रतीक है। ठीक है, और दूसरा जो आप लोग का था वो आप लोग की ब्रोकन चैन थी, वो एक सिंबल था लिबर्टी का, यानी कि वो लिबर्टी के बारे में जो है वो बताता था। और जो तीसरा था वो राइजिंग सन था, यानी कि वो जो आप लोग के न्यू एरा को बताता था, जैसे कि न्यू एरा आप लोग कहा था, राइजिंग सन यानी कि नया सवेरा। ठीक है, अब एक आप लोग का था स्वॉर्ड, वो रेडी टू फाइट रहता था कि हमेशा जो है फाइट के लिए जो है तैयार रहो। ठीक है, ये सब जो है आप लोग एक हिडन मैसेज आप लोग आई होप कि समझ पा रहे होंगे। एक आप लोग का ऑक्लिव होता था, इसमें जो है क्राइम हेरोइज्म को जो है वो बताता था। ये सब आप लोग के एलिगोरी थे जिसका जो है यूज़ किया गया था आप लोग का फ्रीडम के लिए, और जो है यूज़ किया जा रहा था लड़ने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद जो आप लोग